फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मी आयनिक एमिशन अर्थात तापायनिक उत्सर्जन। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हम पढ़ रहे थे, उसी में ये टॉपिक है। हम जानते हैं कि धातुओं में जो उनके परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं अन्य पूर्ण कोषों से लूजली बाउंड होते हैं या उनके नाभिकों से बंधन इतना दुर्बल होता है कि वे तापीय ऊर्जा से ही परमाणु से पृथक होकर जालक संरचना में मुक्त यादृच्छिक गति करने लगते हैं। धातु के पृष्ठ के निकट धनायनों के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा दूरी के साथ बढ़ती है। पृष्ठ के बाहर इसका मान अधिकतम होता है तथा इस प्रकार इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर भार की और गति के विरुद्ध एक अवरोध अनुभव करते हैं जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में समर्थ बनाने के लिए अनेक प्रकार से ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। ये ऊर्जा अगर उष्मा के रूप में धातु को गर्म करके दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ बनाने के लिए अगर पदार्थ को गर्म या धातु को गर्म करके उष्मा दी जाए तो वह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की तापायनिक उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, डायग्राम है हमारे पास में, ये एक धातुओं में कार्यफलन से रिलेटेड है। किसी निर्देश तंत्र या निर्देश ऊर्जा स्तर के सापेक्ष अगर हम यहाँ बात करते हैं, विभव रोधिका को हमने यहाँ पर ई बी से लिया है। विभव रोधिका ई बी विभव रोधिका है तथा ई एफ फर्मी एनर्जी है। परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है ई एफ है, जिसे हम फर्मी एनर्जी कहते हैं। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा दी जाती है उसे कार्यफलन कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। फाई इक्वल में ई बी माइनस ई एफ, ई बी माइनस ई एफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, धातु के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रारूप का उपयोग कर तापायनिक उत्सर्जन प्राप्त कर धारा घनत्व के लिए एक रिलेशन व्युत्पन्न किया जा सकता है। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगर हम एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनकी ऊर्जा ई तथा डी के मध्य है, डी एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं π/2 8m अपॉन h स्क्वायर 3/2 e की पावर हाफ डी ई अपॉन में एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1। ई माइनस ई एफ की तुलना में हम ई वन को नेग्लेक्ट मान सकते हैं, जहाँ ई एफ फर्मी एनर्जी है। उपरोक्त इक्वेशन में हम मान सकते हैं ई इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम डी ई करें तो हम डी ई इक्वल लिख सकते हैं एम वी डी वी। वेग समष्टि में अल्पांश डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इक्वल 4 वी स्क्वायर डी वी। उन इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व जिनकी वेग वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई, वी जेड व डी वी जेड के मध्य हों, निम्न होगा इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, जहाँ हम डी ई को डी वी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये होगा π2m³ अपॉन h³। इस इक्वेशन में 1 में हम डी ई इक्वल रख दें एम वी डी वी और ई इक्वल रखें हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि डी एन इक्वल 2m³ अपॉन h³ डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन 2 है। तापायनिक उत्सर्जन में केवल वही इलेक्ट्रॉन्स भाग ले सकते हैं जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक हो, जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक हो, अर्थात ई माइनस ई एफ का मान के बी टी की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। के बी टी की वैल्यू अगर हम देखें तो वो होती है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई माइनस ई एफ जो है उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी तुलना में ये ज़्यादा है और के बी टी का मान कम है। ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि वे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। अर्थात हम अपॉन वाली जो टर्म है उसमें 1 को नेग्लेक्ट मान सकते हैं।
इस इक्वेशन में जो अपॉन में जो टर्म चल रही है हमारी एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस वन, इसकी तुलना में वन क्या हो सकता है, नेग्लेक्ट हो सकता है, अर्थात ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। वन को नगण्य मानते हुए हम देखते हैं यहाँ पर डी एन इक्वल टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ अपॉन के बी टी, डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन थर्ड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम बात करें ई इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी हम यहाँ थ्री डायरेक्शंस के लिए ले रहे हैं एक्स वाई एंड जेड के लिए, तो ये होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। चूंकि हम मानते हैं कि जो धातु पृष्ठ है हमारा वाई जेड तल में स्थित है, धातु पृष्ठ वाई जेड तल में स्थित है, एक्स एक्स धातु पृष्ठ के लंबवत है। धातु पृष्ठ से केवल वे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए सक्षम होंगे जिनका वेग एक्स घटक से संबंध ऊर्जा विभव रोधिका ईबी से अधिक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए केवल एक्स पार्ट जो है वही इंपॉर्टेंट होगा। वाई एंड जेड में जो चेंजेज होते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक होंगे। अतः हम देख सकते हैं वी एक्स तथा वी एक्स प्लस डी वी एक्स के बीच के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी हमारे पास में, डी एन एक्स इक्वल टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के बी टी डी वी एक्स। वाई एंड जेड कंपोनेंट माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक चेंज हो रहे हैं। इनको जब हम सॉल्व कर लेते हैं पाई बाई अल्फा की पावर हाफ, जहाँ अल्फा इक्वल में है एम अपॉन टू के बी टी, यानी इस टर्म में जो हमने माना है इसे, ये पूरा हमने माना है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, यहाँ हम देख रहे हैं माइनस एम अपॉन टू के पी टी इक्वल में अल्फा, माइनस अल्फा इक्वल में माइनस एम, यानी अल्फा इक्वल यहाँ पर होगा एम अपॉन टू के बी टी। जैसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो डी एन एक्स इक्वल हमें फाइंड होता है टू एम क्यूब अपॉन एच क्यूब टू पाई के बी टी बाई एम एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के बी टी डी वी एक्स। यानी वाई और जेड कंपोनेंट को हमने सॉल्व कर लिया है, एक्स कंपोनेंट यहाँ पर बचा है। डी टी टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ऑन सरफेस एरिया अगर हम ए मानते हैं तो वहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं डी एन एक्स इक्वल में वी एक्स डी एन एक्स पर यूनिट टाइम अपॉन पर एरिया। एन एक्स इक्वल डी एन एक्स वी एक्स डी एन एक्स, इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हम एक इक्वेशन पाते हैं 4 पाई एम के बी स्क्वायर अपॉन एच क्यूब टी स्क्वायर एज टू की पावर माइनस 5 के बी टी इक्वल में एन एक्स। अगर हम इसमें अप्लाइड अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ कर लें तो हमें लास्ट इक्वेशन प्राप्त होती है, जहाँ पर हम जान रहे हैं एम इलेक्ट्रॉन का मास है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेशन है, फाई यहाँ पर वर्क फंक्शन है और एन एक्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकांक समय में धातु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाले हैं। ये एन एक्स इलेक्ट्रॉन एकांक समय में धातु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होंगे, अतः धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा जे इक्वल में ई एन एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हम कांस्टेंट मान लें इस पूरे को 4 पाई एम ई के बी स्क्वायर अपॉन एच क्यूब, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी कहलाती है रिचर्ड डसमान इक्वेशन। उपयुक्त संबंध में हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और वर्क फंक्शन पर भी डिपेंड कर रही है। करंट जो है वो टेम्परेचर तथा वर्क फंक्शन पर डिपेंड कर रही है। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये ए की वैल्यू है वो 120 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर डिग्री स्क्वायर होना चाहिए, परंतु अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो ये इतना प्राप्त नहीं होता है। इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का धातु के पृष्ठ से परावर्तित होना है, अर्थात बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ वापस भी चले जाते हैं। ये स्पष्ट है कि उत्सर्जन धारा धातु के ताप यानी टेम्परेचर तथा वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है।
अर्थात तापानिक उत्सर्जन धातु के ताप और इसके कार्यफलन पर भी निर्भर करता है। ये इक्वेशन 11 हमें बताती है। इसी इक्वेशन को अगर हम देखें जे अपॉन टी स्क्वायर इक्वल, अगर इस इक्वेशन में टी स्क्वायर हम जे के अपॉन में ले जाते हैं तो जे अपॉन टी स्क्वायर इक्वल ए रेज टू पावर माइनस 5 अपॉन के बी टी, और दोनों तरफ का लोग ले लेते हैं हम, तो लोग के बाद ये चेंज हो जाता है जे अपॉन टी स्क्वायर लॉग ए माइनस 5 अपॉन के बी टी। यहाँ अगर हम लोग जे अपॉन टी स्क्वायर 1/t के बीच एक ग्राफ खींचें तो वो एक इन दोनों के बीच जो रिलेशन है प्रोपोर्शनलिटी का है, यानी इन दोनों के बीच ग्राफ एक सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। जैसा कि अगर हम चित्र आगे में देखेंगे, सरल रेखा की जो स्लॉप है वो नेगेटिव के साथ में -5 अपॉन के बी के बराबर होगी। ग्राफ से अगर हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं तो हम वहाँ से वर्क फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ है लोग जे एक्स अपॉन टी स्क्वायर तथा 1/t में, जिसका स्लॉप हमें 5 अपॉन के बी देता है। अगर हम के बी भी ज्ञात कर लें और यहाँ से स्लॉप फाइंड कर लें तो हम 5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एक असाइनमेंट है। एक कैथोड फिलामेंट 2400 केल्विन ताप पर संचालित होता है। इसी ताप पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में 50% की वृद्धि करने के लिए कार्यफलन में कितना परिवर्तन करना होगा। अर्थात एक कैथोड फिलामेंट ऑपरेट्स एट 2400 Kelvin temperature. What change in work function will produce 50% increase in electron emission keeping it at same temperature? ये हमें रिचार्ड डसमान इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस के रूप में मानते हुए उष्मा उत्सर्जन के लिए रिचार्ड डसमान इक्वेशन उत्पन्न कीजिए। अर्थात कंसिडरिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल टू फॉर्म ए फर्मी गैस, ड्राइव रिचार्ड डसमान इक्वेशंस फॉर थर्मी आयोनिक एमिशन। थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारा है कमेंट दिस, अर्थात निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। माध्य मुक्त पथ, इलेक्ट्रॉन गैस की विद्युत चालकता और गतिशीलता। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग मीन फ्री पाथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, एंड थर्ड है मोबिलिटी। इनसे रिलेटेड हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इन पे हम शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। इसके लिए हमें रिचार्ड डसमान इक्वेशन फाइंड करनी है और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वर्क फंक्शन डिफरेंस, कितना हमें वर्क फंक्शन होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं मार्टिशियन नियम। चूँकि ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होने वाला है। मार्टिशियन नियम क्या होगा ये हम देखते हैं कि नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग नियत रहता है। ये तभी संभव होता है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की त्वरित गति के दौरान इनकी जालक परमाणुओं से टक्कर हो जाए, ऊर्जा का क्षय हो, ताकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत गति त्वरण रहित हो जाए। यह टक्कर वास्तव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों और जालक आयनों के बीच अन्योन क्रिया है जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन होता है। ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन कई प्रकार से हो सकता है, जिनमें से मुख्य प्रकीर्णन है जालक आयनों के तापीय कंपनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन। दूसरा तरह का जो प्रकीर्णन वो है जालक दोषों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन। और तीसरा जो है वो है धातु में उपस्थित अशुद्धि परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग से रिलेशन है। इन सबको ध्यान में रखते हुए यानी धातु में इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन कई प्रकार से हो सकता है। ये तीन मुख्यतः हैं हमारे पास में, जालक आयनों के तापीय कंपन द्वारा, जालक दोषों द्वारा और अशुद्धि परमाणु द्वारा। इनसे हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि कुल प्रतिरोधकता जो है हमारी वो इसके बराबर होती है ρ इक्वल ρT प्लस ρL प्लस ρD। ρT, ρL और ρD जालक आयन, अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी, आई से भी हम इसे लिख सकते हैं, इम्प्योरिटी से रिलेशन है। जालक दोषों यानी डेफिशिएंसी, दोषों द्वारा प्रतिरोधकता में योगदान है। ये जो इक्वेशन है विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए है,
इसे मार्टिशियन रूल कहते हैं। उपरोक्त इक्वेशंस को हम रो इक्वल रो नॉट प्लस रो टी से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर रो आई प्लस रो डी को हमने रो नॉट में ले लिया है। अशुद्धि आयन व जालक दोषों के कारण प्रतिरोधकता है रो जो है हमारी आई और डी के कारण है। इनकी ताप के साथ निर्भरता अत्यल्प होती है, परंतु न्यून ताप पर अधिक प्रभावी होते हैं। थैंक यू।